फर्स्ट आर्टिकल आपका भारत जीआई इंडिकेशन को लेके है, यानी कि कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाली प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया था। और जब गूगल के सीईओ आगे आते हैं तो यहाँ पे कॉफी पीते हैं, पर आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है। भारत जीआई में क्या क्या चीजें शोकेस करी गई उनके बारे में पता होना चाहिए। अभी तक आपको इतना पता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 10 साल की वैलिडिटी होती है इसकी, और इसको रिन्यू भी करा जा सकता है 10, अगर क्वालिटी वैसी की वैसी ही रहती है तो। आज थोड़ा सा जीआई टैग्स को हम डिटेल में देखेंगे। जैसे ये तो इंडिया का आ गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पर मैड्रिड नाम का एपेलेशन कोर्ट आ जाए, वो कहाँ पे है? तो मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन। तो आपको इंटरनेशनल भी कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। पेरिस का नाम आ गया तो मतलब फ्रांस की बात हो रही है। तो इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल हम इंटरनेशनल भी देखेंगे। कभी भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड केस आता है तो वो कहाँ पे रिजॉल्व होगा? अगर तो देखो पैन इंडिया लेवल का केस है, मतलब किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी जाती थी और सेम सा कॉन्सेप्ट किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा। थोड़ी दूरी के केसेस हैं, हाई कोर्ट में जा सकता है। मतलब पैन इंडिया लेवल में आप क्या देखोगे, अपने ही कोर्ट्स के अंदर केसेस जाएंगे। पर अगर इंटरनेशनली कोई केस आ जाता है फिर WTO के पास चला जाता है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो इन सारे केसेस को हैंडल करता है। बड़े सारे केसेस न्यूज में भी आपने सुने होंगे। एक बायोपायरेसी का केस भी था, नीट वाले बच्चों ने पढ़ा होगा टर्मरिक का। यहां से उठा के ले गए थे बाहर टर्मरिक का जीन और अपनी वीट के अंदर डाल दिया, और अचानक से जो हल्दी की प्रॉपर्टीज थी वो गेहूं के अनाज में आनी शुरू होगी। फिर बाद में इंडिया ने प्रोटेस्ट करा था कि ये बायोपायरेसी का केस है, आप यहाँ से जीन उठा के ले गए और अपनी वीट के अंदर एड ऑन कर दिया। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। अभी पीछे कोल्हापुर चप्पल याद होगी आपको, तो पराडा के अगेंस्ट वो केस गया था तो इंडिया ने ठीक ठाक प्रोटेस्ट करा। तो ऐसी कंट्रोवर्सीज भी कई बार इमर्ज कर जाती हैं। तो अभी इवेंट कौन सा चल रहा था? वही AI इम्पैक्ट समिट 2026। और सुंदर पिचई जो कि CEO हैं गूगल और अल्फाबेट इंक्लूसिव के, इन्होंने भारत GI कॉफी लॉन्च में विजिट करा। वहां पे 2 तरह की कॉफी मेनली रिप्रेजेंट करी गई थी, उनके नाम ध्यान में रख लेना। एक कर्नाटका की कुर्ग रीजन से जो कॉफी है, और दूसरा अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश की कॉफी। तो कॉफी की वैरायटीज आपको इंडिया में भी मिल जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। टेस्ट में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन, पैसे यानी कि कॉस्ट में थोड़ी वेरिएशन। तो कुर्ग और अराकू वैली की ये 2 आपने स्पेसिफिक जो कॉफी की वैरायटीज हैं उनको ध्यान में रखना है। बाकी GI टैग जो मिनिस्ट्री देती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्हीं का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, मतलब विद इन इंडिया जब इसको प्रमोट करना होगा तो DPIIT आगे आएगा। तो अभी भारत मंडपम में जब ये सारा लाउंज वगैरह ऑर्गेनाइज करा गया था तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के DPIIT ने ही किया था, ठीक है। और टैगलाइन क्या दी थी? अ वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। तो मतलब वाइड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे आप देखोगे तो ये कॉफीज एक्सपोर्ट भी करी जाती हैं, तो टैगलाइन भी उसी से इंस्पायर्ड थी। प्रीमियम ब्रांडिंग करी गई। प्रोडक्ट्स और क्या क्या थे? ये तो कॉफी का एग्जाम्पल आ गया। तो GI टैग कॉफी जो तो ज्यादा लाइमलाइट में आया, तो आपने कुर्ग याद रख लेना है, और दूसरा अराकू वैली जो आंध्र प्रदेश की है, कुर्ग इन कर्नाटका। इसके बाद स्पाइसेस, मसालों के लिए भी इंडिया जाना जाता है, अनटिल और अनलेस उसमें इथाइलिन ऑक्साइड ज्यादा लेवल में ना निकले। अब देखो ये जो मैंने बोला इसको नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड के जो लेवल हैं वो इंडिया के मसालों में बहुत ज्यादा आ जाते हैं रिकमेंडेड क्वांटिटी से, और फिर बाहर से जो हमने एक्सपोर्ट किया होता है वो वापस आ जाता है कि आपके स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं थे। तो ये इथाइलिन ऑक्साइड एज अ किसकी तरह यूज करते हैं इसको? नहीं, पेस्टिसाइड। ये होता तो पेस्टिसाइड है, पर अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डलता है तब जाके ये फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। थोड़ा थोड़ा इथाइलिन ऑक्साइड तो सभी ने डाला होता है। आई थिंक इसका 10% के हिसाब से होता है कॉन्सेंट्रेशन का। तो उतनी क्वांटिटी में अगर ये डला है तो वहां पे जो भी कीड़े वगैरह लग सकते हैं मसालों के अंदर, कई बार नमी आ जाती है ना तो उससे खराब हो सकता है मसाला, तो ये आ जाता है वहां पे इथाइलिन ऑक्साइड। पर ये 30% एक्सीड कर गया था। जो हमारी फसाई बॉडी है उसके ऊपर भी सवाल उठे थे कि आप चेक क्या करते हो अगर मसालों के अंदर इतनी ज्यादा क्वांटिटी है इथाइलिन ऑक्साइड की, ठीक है। और दूसरा हैंडीक्राफ्ट शो करे जाते हैं। देन देयर इज टेक्सटाइल, और भी रीजन स्पेसिफिक जो कल्चरल प्रोडक्ट्स होती हैं वो GI टैक्स के अंडर कवर करी जाती हैं। तो भारत GI कॉफी नेशनल ब्रांड है कॉमर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से। तो ये 2 रीजन आपने याद रखने हैं, वन इज कुर्ग इन कर्नाटका और दूसरा अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने शो करा कि इंडिया की स्पेशलिटी है कॉफी में भी। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? एक साइन होता है जो भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर यूज करते हैं, और ये किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन की होती है। तो कल को आपको स्टेटमेंट दिख जाए कि जो GI टैग है कोई इंडिविजुअल भी क्लेम कर सकता है, वो सही होगी या गलत?
वो गलत होगी। यहाँ पे कभी भी कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, यहाँ पे कोई अकेली कंपनी भी नहीं होगी। कोई कंपनी है, उनको पता लगा कि ऐसी एबीसीडी प्रोडक्ट यहाँ पे बनती है, उसकी एक अलग से कंपनी खोल लेते हैं, नहीं, वो रीजन स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर रीजन के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इंडिविजुअल कभी भी आ जाए वो स्टेटमेंट गलत होगी वहां पे। ये क्वालिटी, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से एसोसिएटेड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क देख लो तो सबसे पहले 1999 के अंदर एक एक्ट पास होता है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी को ये इंडिकेट करेगा, और किस चीज का यहाँ पे फोकस करा था, गुड्स के ऊपर, यानी कि टेंजिबल चीज है। और रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, हमेशा प्रोडक्ट ही सुनोगे ना जीआई टैग के अंदर, तो इस वजह से ये गुड्स एक्ट था। तो रजिस्ट्रेशन भी इसी एक्ट के अंडर और प्रोटेक्शन भी यही एक्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये 1999 में आया था। पर होता है क्या कि फ्रेमवर्क बनते बनते टाइम लग जाता है, गाइडलाइन जब तक बनेंगी तो टाइम ज्यादा निकल जाता है। 2003 में एक्चुअल में जीआई टैग्स दिए जाने लगे प्रोडक्ट्स को। और रजिस्टर कौन करता है, तो जीआई रजिस्ट्री ही करती है। इसके हेडक्वार्टर आपको डीपीआईआईटी की ही ब्रांच है चेन्नई में लोकेटेड, तो वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे सारी रजिस्ट्रेशन का काम टैकल करा जाता है। ये वाला ध्यान में रखना, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगेन इंपॉर्टेंट। और एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी जो चेन्नई में हेडक्वार्टर है अंडर डीपीआईआईटी, और डीपीआईआईटी किसके अंडर आ जाता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर। ओनरशिप, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं, और जो कलेक्टिवली किसी ने ओन करी होती है उस रीजन के अंदर। मतलब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं आ सकती, या आप अकेले पर्सन नहीं जा सकते कि मेरे खेत में ये चीज उगती है तो मुझे इसका जीआई टैग दे दिया जाए, वो रीजन स्पेसिफिक होगी। ठीक, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। मतलब कलेक्टिव, रीजन कलेक्टिव रहेगी, ये कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा पर्टिकुलर, तभी वो जीआई टैग दिया जाता है। गुड मॉर्निंग। की फीचर्स क्या क्या आते हैं, तो एक तो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करा होता है, प्लस लोकल प्रोड्यूसर आएंगे क्योंकि आप पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हो। और अनऑथराइज यूज ना हो, इमिटेशन ना करे, कोई कॉपी ना कर ले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जैसे मैंने आपको शुरू में ही हल्दी का एग्जाम्पल दिया, तो वो पायरेसी का केस कहलाएगा। पायरेसी मतलब चोरी कर लेना, कॉपीराइट किसी और के पास जाना चाहिए था, किसी और ने उड़ा के अपने एरिया में वो चीज ग्रो कर ली। और एक चीज याद रखना, इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट वैल्यू एनहांस होती है। ऑब्वियस सी बात, पहले कोई चीज है वो आपने इंडिया में भी नहीं सुनी थी, अब इंडिया में भी सुनोगे जब आपने पढ़ाई कर ली। और आजकल सोशल मीडिया सारे यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर वैसे पॉपअप हो जाते हैं कि इसको जीआई टैग दिया गया। और इसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी चीजें प्रमोट होती हैं। वैलिड कब तक रहेगा, 10 ईयर्स तक, और रिन्यूएबल है। बस एक ही शर्त होती है कि क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड वैसे ही मेंटेन रखने हैं जैसे उसको जीआई टैग मिलते हुए रखे गए थे। और इसे ट्रांसफर नहीं करा जा सकता या किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के साथ ही एसोसिएटेड रहेगी हमेशा। अब टाइप्स क्या क्या रहेंगे जो गुड्स इसके अंदर कवर करी जाती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खाने पीने की चीजें आ जाएंगी, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जैसे कहीं कपड़ा वगैरह बना रहे होते हैं, शॉल्स बना रहे होते हैं, तो उनको भी जीआई टैग दिया जाता है, टेक्सटाइल एटसेट्रा। फूड आइटम और बेवरेजेस, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। जैसे ओडिशा के बारे में आपने, हाँ वो भी है। एक और बड़ा यूनिक, चलो रसगुल्ला तो सभी ने सुना होता है, एक और है, वहां पे चटनी बनाई जाती है कुछ ट्राइबल्स के थ्रू, चींटियों की, हाँ ना, चींटियों की। तो मैंने देखी है इसकी वीडियो, वो प्रॉपर ऐसे चींटियां पकड़ के लेके आते हैं और कढ़ाई के अंदर उसको डलते हैं, तलते हैं। हाँ, ड्रैगन फ्लाइज की भी है, पर वो जो एंट्स वाली है उसको जीआई टैग भी मिल रखा है। और बोलते हैं कि चींटियों के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉलिक एसिड आयरन के साथ जुड़ा होता है, ये फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो काटती है ना, वो जो सेंसेशन, बस साक्षी, नीतीश रिलैक्स, साक्षी बोल रही है फॉलिक बोल दिया, ये बोल रहे नहीं नहीं फॉर्मिक ही है, चलो ठीक है। फॉलिक एसिड, फॉलेट आयरन के साथ एसोसिएटेड है। जब चींटी काटती है तो वो जो सेंसेशन होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। तो वहां का मानना है कि इस चींटियों की चटनी को खा के आंखों की रोशनी भी तेज होती है, विटामिन ए, रोडोऑप्सिन प्रोटीन होती है ना हमारी आंखों के अंदर, तो वो भी प्रमोट करती है। चलो ठीक है, खा लेना, जिसको लगे ना ऐसे कि थोड़ा डिग्रेड हो रहा है, चींटियां पकड़ना, यहाँ से खा लेना। खा लेते हो नॉन वेज? नहीं, क्या मिठाई जो खाते हो तुम, कितनी बार तो चींटी आ जाती है उसके अंदर, होता है चलो। अच्छा एग्जाम्पल देख लो जीआई टैग प्रोडक्ट्स के, वैसे तो बहुत सारे हैं,
मैं एक दिन मैं डाल रही थी इसके अंदर लिस्ट, पर इतने सारे जीआई टैग्स हैं हम भूल जाएंगे, तो रिसेंट वाले करवा दूंगी जो 2025 या 24 तक मिले हैं ताजे ताजे। तो दार्जिलिंग टी आ जाएगी, मैसूर सिल्क है, कांचीपुरम सिल्क साड़ी है, अराकू वैली की कॉफी अभी आप पढ़ के आए, देन कोल्हापुर चप्पल, ये कंट्रोवर्सी में भी रही थी। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, सब कुछ ही सपोर्ट होगा, कल्चर भी जुड़ा हुआ था, कल्चरल वैल्यूज भी यहाँ पे प्रमोट होंगी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो तो खुद ही आ जाएगा। अब आते हैं मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन जो जीआई टैग्स के साथ एसोसिएटेड है। जैसे जीआई टैग आपने 1999 का एक्ट पढ़ लिया जो 2003 के अंदर फोर्स हुआ इंडिया के अंदर, ये इंटरनेशनल एग्जाम्पल है जो पहले से ही बन रखे थे, और इंडिया भी खुद को शो करता है कि हमने भी बना रखे हैं सेम चीजें। 1999 में बनाई तो ऑब्वियस बात है आपको पहले के एग्जाम्पल मिलेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। नाम से ही पता लग रहा है कि लोकेशन कहां पे ये कन्वेंशन लाया गया, फ्रांस में 1883 में आता है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट था ऐसा जो जीआई को एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह डेजिग्नेशन देने लगा। तो ये पेरिस का कन्वेंशन था। मतलब पूरा याद ना भी रहे, इतना पता लग रहा है ना आपको यहाँ पे कि पेरिस कन्वेंशन, जगह का नाम दे दिया, और साथ में प्रोटेक्शन किसकी करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज की। तो मतलब जैसे हमारा जीआईज हैं, इन्होंने भी जोग्राफिकल इंडिकेशन देने शुरू करे, और ये फर्स्ट कन्वेंशन भी बना ऐसा। आफ्टर दैट मैड्रिड एग्रीमेंट फॉर द रिप्रेशन ऑफ फॉल्स और डिसेप्टिव इंडिकेशन ऑफ सोर्स ऑन गुड्स। अब देखो ये 1891 में आया, यानी कि पहले वाला आपका 1883, लगभग कितने साल का गैप पड़ गया, 8 साल का। तो 8 साल के बाद जब मैड्रिड एग्रीमेंट आया तो डिसेप्शन के केसेस बढ़ने लगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कोई अपना क्लेम कर दे रहा है, चाहे से वो उनके एरिया से बिलोंग कर रही थी प्रोडक्ट, पर जब ऐसा क्लेम वाला केस आने लगा तो इन्होंने बोला कि हम मेन फोकस करेंगे ये जो फॉल्स और डिसेप्टिव केसेस आ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई इंटीमेशन करने की ट्राई कर रहा है। फॉर्जरी नहीं होती, जैसे पेपर पे आपने चेंज करके रख दिया, हाँ इन्फ्रिंजमेंट बोल सकते हो, तो वो सारी फॉर्जरी होता है जब आप किसी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट था, या चेक वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखा था ये और एक और लगा दिया, तो ये फॉर्जरी कहलाती है। ठीक है, आपने किसी डॉक्यूमेंट में छेड़खानी कर दी। तो इन्होंने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके बड़ी सारी डिसेप्शन होने लगी है, धोखेबाजी हो रही है, कहीं बेच रहे हैं फॉरेन कंट्री में किसी और के नाम के ऊपर। तो इन्होंने डिसेप्शन और जो फॉल्स केसेस इमर्ज कर रहे थे उनके ऊपर मैड्रिड एग्रीमेंट लाया। आफ्टर दैट लिस्बन, लिस्बन कहां पे आ गया, ये आपने सुन रखा है, पोर्टुगल, कैपिटल आ जाएगी पोर्टुगल की। पोर्टुगल सबसे लास्ट में गए थे फ्रॉम इंडिया। कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट कराया था, विजय, ऑपरेशन विजय। कौन सा ईयर था, 1961। तो मतलब फर्स्ट आए भी थे और सबसे लास्ट में भी गए थे पोर्तुगीज इंडिया से, तो यही पोर्टुगल है वो। ये आ गई वो आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है जी, उसके बाद लिस्बन एग्रीमेंट आया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एपेलेशन ऑफ ओरिजिन। सेम चीज कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है, उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो पर्टिकुलर एरिया ही होल्ड करता है। मतलब अब डिफरेंट कंट्रीज बनाती जा रही हैं ऐसे कन्वेंशन। तो ये 1958 में आया, और इसको मैनेज कौन करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब ये पैन इंडिया पैन पोर्टुगल लेवल पे नहीं है, बाकी एरियाज में भी इसको इंप्लीमेंट करा गया। तो अब क्या हो रहा है, आपकी अवेयरनेस रेज करती जा रही है। और इवन इसमें एक अमेंडमेंट भी करी गई थी, जनेवा एक्ट ऑफ 2015। तो इसमें अमेंडमेंट भी करी गई थी कि जो जीआईएस होंगे उनको प्रोटेक्ट करना है हमने बियॉन्ड एपेलेशन। मतलब अब सिर्फ हमारा काम ये नहीं होगा कि जो फॉल्स केसेस आ रहे हैं या फिर डिसेप्शन वाले केसेस आ रहे हैं उसके बियॉन्ड हमें कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, उन चीजों के ऊपर भी फोकस करना है। तो ये जेनेवा एक्ट, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी गई थी, तो एक मतलब वैल्यू एडिशन का पॉइंट आ जाएगा। लिस्बन के बाद ट्रिप्स के बारे में आप जानते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ट्रिप्स। तो यहाँ पे एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से याद रह जाएगा। ट्रेड जब आप उस जीआई प्रोडक्ट का कर रहे हो, कोई क्लेम नहीं कर सकता ये प्रोडक्ट हमें बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब जीआई जो प्रोटेक्शन थी वो तो प्रोवाइड करनी ही थी, प्लस जो स्टैंडर्ड थे जितने भी मेंबर नेशंस के वो भी मेंटेन करने थे, और ग्रांट्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसे कोई जीआई प्रोडक्ट्स के अंडर अगर वाइन्स और स्पिरिट्स आ रही हैं तो थोड़ी महंगी जाती है, तो इसमें ग्रांट्स वगैरह भी ऐड ऑन कर दी गई। आर्टिकल शायद ना पूछा जाए, पर हाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने याद रखना है। अब ऐसे केसेस जहां पे आपको पायरेसी भी दिखाई देगी, जीआई टैग किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता था पर किसी ने क्लेम करने की ट्राई करी, ये हमारा है। एग्जाम्पल 2026 का ही रिसेंट केस, मतलब अभी जाके ये पूरी कंप्लीशन हुई। कोल्हापुरी चप्पल्स जो हैं, कहाँ पे हैं ये, महाराष्ट्र। तो जो पराडा है वो उन्होंने सेम सा ही डिजाइन बना दिया था। फैशन वीक चलता है ना वहां पे, अपने फ्रांस पेरिस में भी चलता है, मल्टीपल फैशन शोज चलते हैं, और वहां पे वो चप्पल रिप्रेजेंट कर दी गई। कोल्हापुरी चप्पल वाले बोले ये चप्पल तो भाई हमारी है,
याद होगा आपको, लेदर, प्लांट का कलर वगैरह इसमें यूज करके डिप्लॉय करा जाता है, ब्राउन कलर की शेड आती है, हाँ तो वही चप्पल थी ये, तो इसको लेके कंट्रोवर्सी इमर्ज कर जाती है। अब ये इंटरनेशनल लेवल का केस चला गया, तो ये चला गया अपने ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक ये केस पहुंच जाता है। 1997 का यूनाइटेड स्टेट का पेटेंट एंड ट्रेड मार्क ऑफिस, मतलब वहां पे जो जीआई टैग्स असाइन करता है, इन्होंने राइस के साथ सेम कर दिया था। राइस टेक कंपनी है, उनको दे दिया कि जीआई टैग, और राइस कहाँ की है, वो इंडिया की है। इंडिया से प्रोटेस्ट इमर्ज कर जाता है। 1995 में सेम टर्मरिक, टर्मरिक में हीलिंग प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपनी गेहूं के अंदर डाल दी और दे दिया उसको जीआई टैग की हमारी गेहूं से तो अचानक से हल्दी की प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, आपको रिलैक्सेशन होगी, चोट वोट लगी है तो इसी को अब हल्दी नहीं आएगी, गेहूं का दूध बना के पिए तो उससे आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अगेन पायरेसी का केस। सेम नीम बेस्ड मेडिसिन, इसकी फॉर्मुलेशन थी, ये भी किसी यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में किसी कंट्री को दे दी गई थी, तो ये भी रिवोक करी गई बाद में। तो मतलब जो इंडिया की प्रॉपर्टी थी वही आगे जाके एनहांस करी जा रही थी। अब हमारी कंट्री में होता क्या है, मल्टीपल मौसम आपको मिलेंगे, तो वैरायटीज भी बड़ी सारी मिलेंगी जो शायद बाकी कंट्रीज नहीं अटेन कर पाती उतना, तो ऐसे पायरेसी के केस भी आपको मिलेंगे।